हरियाली मरुधरा। जी हाँ, श्रावणी अमावस्या पर मरुधरा हरी भरी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने हरी चादर ओढ़ ली हो। सावन की रिमझिम बरसात में प्रकृति श्रृंगार कर रही है और हम सभी अनगिनत सौगातें देती नजर आ रही है हमें और आपको। इसलिए आज बात हरियाली अमावस्या की। हरियाली अमावस्या पर प्रकृति दुनिया के हर रंग समेटे हुए है। इसमें पेड़ पौधे सब हरे रंग में समाये हुए हैं। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पर तो ऐसा लग रहा है मानो जमीन पर स्वर्ग आ गया हो। बादल तो मानो जैसे धरती पर उतर आए हो। ऐसे में इस कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं प्रदेश की वो खूबसूरती जिसमें चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। प्रकृति दुनिया के हर रंग समेटे हुए, हर छाया हर रूप की जननी, जिसमें पेड़ पौधे प्राणी सब समाये हुए हैं। पहाड़ नदियां खनिज ऋतु सब इसके ही हिस्से हैं। प्रकृति से ही ये दुनिया है, इसमें नीर है और संगीत है। मदमस्त हवाएं हैं, पेड़ है, फूल है और झाड़ियां भी। यहाँ रंग बिरंगी तितली है। ये मानव और पक्षी का अस्तित्व भी है तो ये हमारी सांसें भी है। प्रकृति ही संसार है, जीवन का आधार है। ये है तो हम हैं। इससे खिलवाड़ तो मानव का विनाश। इसलिए आइए हरियाली अमावस्या पर प्रकृति के अनोखे नजारे देखिए और इसे स्वयं का अभिन्न अंग बनाकर इसकी रक्षा का प्रण लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं माउंट आबू से। माउंट आबू प्रकृति की खूबसूरती समेटे हुए एक शहर, जहाँ की खूबसूरती देख मन खुशनुमा हो जाता है। यहाँ का मौसम हमेशा से ही बदलता हुआ नजर आता है। बरसात में तो यहाँ कल कल करते झरने निकलना शुरू हो जाते हैं। हरी भरी अरावली की पहाड़ियाँ और इन पहाड़ियों के बीच उतरते बादल मानो स्वर्ग सा एहसास करा देते हैं। प्रदेश के तमाम इलाकों में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उसका असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के तमाम इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। इससे माउंट आबू भी अछूता नहीं है। माउंट आबू में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। मैं एक सुंदर नज़ारा दिखाना चाहूँगा। इस वक्त हम खड़े हैं 20 नंबर पिलर के थोड़ा सा आगे एक झरना है। वहाँ देखिए कि जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इस मौसम का यहाँ पर जमकर आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखिए खतरों के बीच में पर्यटक जो है झरने के बीच में नहाने का आनंद भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है वो खूबसूरती को निहारने के लिए पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर कहाँ से आए? हम जोधपुर से आए हैं सर। कैसी बारिश है जोधपुर में? बहुत हालत ख़राब है। हाँ, जोधपुर में फिलहाल हम कल से निकले हुए हैं। बारिश होने से पहले हम निकल गए थे। अभी जोधपुर में भी हालत ख़राब है और यहाँ का नज़ारा बड़ा सुहावना नज़ारा है। आप दोस्तों के साथ आए हैं यहाँ पर, कैसा महसूस हो रहा है? जी हम महसाणा गुजरात से हैं, ONGC में जॉब कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। हम हर बार बारिश में यहाँ पे आते हैं। बहुत ही सुहाना मौसम है, बहुत ही अच्छा। आपको क्या लगता है कि ऐसे जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर जाके झरनों के बीच में नहाना चाहिए? क्या लगता है? हमें इस तरह से फील होता है जैसे हम नेचर की गोद में आ गए और नेचर हमें समा रहा क्या हो। ये है दिस इज द रियल लाइफ जिसको आपको एंजॉय करना चाहिए। एकदम बिल्कुल भौतिकवादी से एकदम दूर, कृत्रिम चीज़ों से एकदम दूर यहाँ पे फील होता है हमें कि यार दिस इज द लाइफ, जन्नत वाला फील यहाँ पे आता है हमें। देखिए यहाँ पर जो तमाम यूथ है वो यहाँ पर मौजूद है और माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसको निहारते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए जो मैं एक सुंदर नज़ारा दिखाना चाहूँगा, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण यदि होता है तो जो प्रकृति अपने आप में खूबसूरती बयान करती है। नज़ारा देखिए कि जो ये मेरे ठीक ऊपर जो पहाड़ी है, यहाँ पर जो बादल हैं इन पहाड़ियों को छूकर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ का नज़ारा ये देखिए, मेरे सहयोगी हरीश पंचाल जो मेरे साथ हैं वो यहाँ पर दिखाएंगे कि जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है, जो हरियाली है वो देखते ही नज़र आती है। जो यहाँ पर
जो हरियाली छाई हुई है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रकृति का यदि संरक्षण किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। और दूसरा नज़ारा देखिए, यहाँ के ये जो झरने हैं, कल कल करते बहते हुए जो झरने हैं, सुंदर झरनों को निहारने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और कुछ मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आज जहाँ लोग चांद पर जाने की बात करते हैं, मंगल ग्रह पर ज़मीन करने की बात करते हैं, तो क्या सोचते हैं कि प्रकृति संरक्षण यहीं पर किया जाए तो मंगल और चंद्रमा पर जो ज़मीन खरीदने के लिए लोग आतुर रहते हैं, वो संरक्षण के माध्यम से इसी को जन्नत बना सकते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसा कि पिछले माउंट आबू में पिछले 4-5 दिनों से लगातार वर्षा का दौर जारी है और उससे जो इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है बहुत ही खिलकर सामने आ रहा है। और इस बार देखा जा रहा है कि जो टूरिस्ट है, बाहर से आया हुआ जो पर्यटक है, वो भी इस बार माउंट में भारी तादाद में आ रहे हैं लगातार। पहले ऐसा नहीं होता था, पिछले वर्षों में जब बारिश की बहुत तेज़ वर्षा होती थी तब यहाँ पर टूरिस्ट कम पड़ जाता था, लेकिन अब लोगों को मालूम चल गया है क्योंकि यहाँ का जो सौंदर्य है वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। हरियाली अमावस्या को हरियाली अपने यौवन पर होती है। प्रकृति में चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है। जब आसमान से बादल जमीन पर उतरते हैं तो सैलानियों को छूकर निकलने को आतुर रहते हैं। इस खूबसूरती को निहारने के लिए यहाँ पर्यटक उमड़ आते हैं। इन वादियों को निहारने को मन तब और आतुर हो जाता है जब आसमां और जमीन का मिलन हो उठता है। यहाँ से 320 किलोमीटर दूर मरुधरा में गोवा का एहसास करवाता है बांसवाड़ा। भले ही राजस्थान का नाम सुनते ही जहन में रेतीले धोरों की छवि ही उभरती है, लेकिन यदि कोई बांसवाड़ा की खूबसूरती को देख लेता है तो उनका भ्रम टूट जाता है। श्रावण में तो यहाँ की खूबसूरत वादियाँ विदेशी धरती का एहसास करवाती है। मॉनसून की मेहरबानी से यहाँ टापुओं की खूबसूरती बढ़ जाती है और मॉनसून में बांसवाड़ा की छटा बेहद निराली और खास हो जाती है। रेतीले धोरों से पहचाने जाने वाली मरुधरा का ये जिला अपने टापुओं, जंगल, बांध और झरनों के कारण प्रदेश में अलग ही पहचान रखता है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में बसे इस जिले के नदी नालों में पानी कलकल कर बह रहा है। प्राकृतिक झरने तो अपनी छटा बिखेर रहे हैं। मॉनसून में तो 100 टापुओं वाले शहर बांसवाड़ा में टापुओं का विहंगम दृश्य हर किसी को आकर्षित करता है। नोगामा गांव के पास स्थित झोला फाल का झरना तो अपने आप में अद्भुत छटा बिखेरता है और कलकल बहता ये झरना मन को सुकून पहुंचाता है। अभी जो है वागड़ पे मानसून मेहरबान है और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली की चादर ओढ़े ये पहाड़, यहाँ के कलकल करती नदियाँ और बहते झरने, ये खूबसूरत नज़ारे हैं दोस्तों। और हम लंबे समय से प्रयासरत थे कि बांसवाड़ा और वागड़ में टूरिस्ट लोग, पर्यटक लोग आने लगे हैं और ये हमारे जो प्रयास थे वो सफल होने लगे हैं। अभी मैं यहाँ उम्मेदगढ़ी आया हुआ, यहाँ सरपंच साहब हैं मोतीलाल जी जो मेरे परम मित्र हैं। आपने बहुत अच्छी तरीके से इस झरने को सुधारने के लिए प्रयास किए हैं और पीछे जो झरना बह रहा है, मेरे ख्याल से देश में इतना सुंदर झरना कहीं देखने नहीं मिलेगा। आप सभी यहाँ पधारे और हम सबके प्रयास हैं कि बांसवाड़ा और वागड़ में अधिक से अधिक टूरिस्ट पधारें। वैसे पहाड़ियों पर छाई हरियाली में घूमने का आनंद कुछ और ही है। यहाँ का मौसम और माहौल देखकर रेगिस्तान में रेत के टापुओं का भ्रम टूट जाता है। बांसवाड़ा को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है और बाहर से जो लोग आते हैं उनकी नज़र में राजस्थान को रेगिस्तान भी कहे जाते हैं, लेकिन जैसे ही बांसवाड़ा में कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो इसका नज़ारा देख के, अद्भुत नज़ारा देख के इसको वो ये समझता है कि कश्मीर में आ गया है। मानसून के दौरान में बांसवाड़ा में कई झरने बहते हैं जो पर्यटकों को यकायकी अपना आकर्षित करते हैं। ऐसे ही एक झरने के पास हम खड़े हैं जिसका नाम झूला फाल है। यह झूला फाल जो हम मेरे पीछे देख रहे हैं, ये काफ़ी 2 झरने देख रहे हैं आप, जहाँ पर 12 महीने पानी गिरता है और यहाँ पर लोग देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। और ऐसे ही नज़ारे बांसवाड़ा में कई जगह पर आपको देखे जा सकते हैं। कहीं पे ऐसे झरने हैं जो बहुत बहते हैं और लोग संडे को लोग जाते हैं घूमने के लिए। ऐसे ही हमारे गांव के सरपंच साहब हमारे सामने खड़े हैं, मोतीलाल जी, उनसे पूछते हैं कि इस झरने की क्या खासियत है, बताइए ये क्या खासियत? सर, इस झरने की खासियत ये है कि यहाँ पर ये बांसवाड़ा से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ग्राम पंचायत उम्मेदगढ़ी में है और यहाँ पर लोग 200, 300, 500 किलोमीटर से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। ये जो बारामसी झरना है ये आप देख रहे हैं वो, और यहाँ पर माननीय कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय साहब और जिला प्रमुख मैडम
रेशम जी मालवीय के द्वारा यहाँ पर ग्राम पंचायत उमेदगढ़ी को नरेगा के तहत 50 लाख की जो स्वीकृति मिली, उसमें मैंने ये समतलीकरण का काम मैंने अभी करवा दिया है। आगे सीढ़ियाँ और 4 दीवारी हैं, सीसी रोड भी बनाना है। तो यहाँ पे और अधिक पर्यटक आ सके, ऐसा के लिए आप क्या प्रयास, क्या प्लानिंग आपकी? वही है कि इसके लिए पहले ये ऐसे ही पड़ा था, यहाँ कोई पूछ नहीं रहा था, तो ये अभी जैसे ही मुझे स्वीकृति मिली मैंने ये समतलीकरण तो काम करवा दिया है। अब आगे अच्छा और कर दे, और ताकि बोर्ड वोर्ड लगवाने भी बाकी है लोगों को। ये इतना अद्भुत नज़ारा है, इतना प्रसिद्ध है, तो आप लोगों से क्या अपील करते हो? मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे ग्राम पंचायत का नाम ऊंचा बढ़े, यहाँ से लोग पर्यटक देश विदेश से भी आए देखने के लिए, जैसे जिले भर में आते हैं तो नाम जाए ग्राम पंचायत का कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा झरना है, तो देखे आए और मेरे यहाँ लोग भी थोड़ा रोजगार पा सके इसके बहाने। शहर के समीप सिंहपुरा के झरने से गिरते पानी की आवाज को दूर तक सुना जा सकता है। यहाँ की खूबसूरती व्यक्ति को सम्मोहित कर देती है। यहाँ छाई हरियाली तो मानो दूर से ही हरी चादर का एहसास करा देती है। ऐसा महसूस कराती है जैसे प्रकृति हरी चादर ओढ़े हुए है। ऐसा नहीं है कि मरुधरा की खूबसूरती सिर्फ माउंट आबू और राजस्थान की चेरापूंजी यानी बांसवाड़ा तक ही सीमित हो। सावन की हरियाली में सराबोर वातावरण की खूबसूरती उदयपुर में भी अकुत मात्रा में छाई हुई है। तो झालावाड़ और झालरापाटन के इलाकों में तो दुकानों पर बासुंदी मालपुए खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये रिपोर्ट भी देखिएगा। ऐसा नहीं है कि मरुधरा की खूबसूरती सिर्फ माउंट आबू और राजस्थान की चेरापूंजी तक ही सीमित हो। सावन की हरियाली में सराबोर वातावरण की खूबसूरती उदयपुर में भी अकूत मात्रा में मिलती है। मिट्टी की मदहोशक सौंधी खुशबू में पवन की झोंकों पर नाचती इठलाती टहनियां, उफनती नदियां, मेघ मल्हार की अटखेलियां जब प्राकृतिक तान को छेड़ देती है तो पशु पक्षी मानव सबको झूमने पर मजबूर कर देती है। सावन में नहाई हुई प्रकृति जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो लगता है जैसे उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गया हो। सावन का महीना प्रकृति का वो खूबसूरत मौका होता है जब प्रकृति खुद ब खुद अपना श्रृंगार करती है, और ऐसे में उदयपुर की ऐतिहासिक सहेलियों की बाड़ी पर्यटकों को यहाँ आने पर मजबूर कर ही देती है। सावन महीने में कहते हैं प्रकृति खुद ब खुद अपना श्रृंगार करती है, और ये श्रृंगार दिखाई देता है हरियाली की चादर में। ये देखिए आप, मैं अभी उदयपुर की सबसे ऐतिहासिक सहेलियों की बाड़ी में हूँ। सहेलियों की बाड़ी न केवल ऐतिहासिक है बल्कि प्रकृति संरक्षण का भी अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पर ग्रेविटी से, नेचुरल ग्रेविटी से चलने वाले फव्वारे हैं। तो दूसरी ओर आप देखिए, मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे कि किस तरीके से हरियाली जो है, यहाँ के कई ऐसे पेड़ हैं जिनकी उम्र करीब 80 से 100 वर्ष की है, और यही वजह है कि सहेलियों की बाड़ी को प्रकृति संरक्षण का सबसे अनुपम उदाहरण माना जाता है। और इसके अलावा हर वर्ष हरियाली अमावस्या के मौके पर यहाँ पर 2 दिन का मेला भी कमोबेश इसी प्रकृति संरक्षण की भावना को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जाता है। इस बार भी ये मेला 28 और 29 तारीख को आयोजित होना है। आसमान से हो रहे मेघ गर्जन को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे खंभों पर जलती चिमनियां बार बार चौंक रही है। इस मौसम में घर आंगन सभी कुछ सुहावना लगने लगता है। वातावरण ऐसा खुशनुमा हो जाता है जैसे घर में किसी नए मेहमान के आने की खुशी हो। भला ऐसी रम्य और काम्य ऋतु में कौन होगा जो उत्सव नहीं मनाना चाहेगा, और बिना मीठे के राजस्थान में उत्सव नहीं मनाना तो मौसम के साथ मानो बेईमानी हो। हरियाली अमावस्या पर झालावाड़ और झालरापाटन के इलाकों में दुकानों पर बासुंदी मालपुए खाने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। यहाँ बासुंदी मालपुआ की खुशबू पूरे शहर को महका देती है। भीनी भीनी केसर की खुशबू मौसम का मजा कई गुना बढ़ा देती है। आज बात क्या है? आज हरियाली महोत्सव है। झालरापाटन में इसका त्योहार मनाया जाता है। प्रत्येक घर वाले अपने अपने घर पे मालपुआ ले जाते हैं और पिकनिक करने जाते हैं। झालावाड़ में तो बासुंदी मालपुए के बिना सावनी अमावस्या का त्योहार पूरा नहीं होता। यहाँ लगभग 200 साल पुरानी दुकानें हैं। हर वर्ष सावन के महीने में बासुंदी मालपुए तैयार होते हैं।
खास बात यह है कि आज से नहीं, ये पर्व 200 साल से ऊपर से मनाया जाता है। हरियाली अमावस की खास बात यह है साहब कि दान पुण्य के साथ साथ सपरिवार अपने परिवार के साथ घर के बाहर जाके भगवान को पूछ के और वहाँ की जो हरियाली देखते वहाँ भोजन किया जाता है सपरिवार के साथ। श्रावण का महीना श्रृंगार का महीना होता है। यहाँ प्रकृति से लेकर हर कोई श्रृंगार करने को आतुर होता है। परंपराएं और रीति रिवाज सजीव उठते हैं। कोयल की कुहू कुहू और पपिये की पीहू पीहू से मन बहकने लगता है। फतेहपुर शेखावाटी की बुद्धगिरी मढ़ी तपोस्थली में सावन महीने में हर रोज हजारों लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ आस्था की ऐसी बयार बहती है कि साक्षात भोलेनाथ कृपा बरसाते हैं। मॉनसून सक्रिय होते ही रेत की धोरों से घिरी ये बुद्धगिरी मढ़ी हरियाली से घिर जाती है। रेतीले रेगिस्तान से घिरा ये स्थल बारिश के समय पर्यटन स्थल भी बन जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। भक्त भी महादेव की शरण में पहुँचते हैं और बारिश के बाद छाई हरियाली सर्दी का सीजन खत्म होने तक रहती है। श्रावण महाशिवोत्सव मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें ध्यान, जप, शिव पूजा, अभिषेक के साथ पारंपरिक सांस्कृतिक जो भी भक्ति के कार्य थे, शारीरिक विकास के कार्य थे, बौद्धिक विकास के कार्य थे, तमाम होते हैं। प्रातः विद्वान वेदज्ञ पंडितों के द्वारा रुद्राभिषेक से प्रारंभ होने वाला अनुष्ठान सायंकाल तक बच्चे, माताएं, बहनें, युवा खेल जो पुराने अपने हैं, जिनको हम भूल गए थे, जिनको हमने बिसरा दिया था, जो अपने आप में एक शारीरिक विकास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, वो तमाम होते हैं। बरसात के मौसम में बूंदी की सुंदरता अकल्पनीय है। चारों ओर पहाड़ियाँ हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। कलकल बहते झरने, हरियाली बरबस ही सभी का मन मोह लेती है। पानी की एक बूंद इसको हरा भरा कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। हरियाली मरुधरा, कल, आज और कल, क्योंकि देश में चाहे कितने ही राजघराने क्यों ना हो, मगर जोधपुर की बात करें तो एक ऐसा अकेला राजघराना है जिसके पूर्व महाराज नवाचार करने के लिए काफी प्रसिद्ध है। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के पास स्थित राव जोधा डेजर्ट पार्क, जो किसी जमाने में सिर्फ जंगल ही रहता था और आज पूर्व नरेश गज सिंह की मेहनत और लगन से इस तरह से इसे संवारा गया है कि इसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। यहाँ पार्क में जिस तरह से पेड़ पौधे विकसित किए गए हैं, शायद ही पूरे राजस्थान में ऐसे पेड़ कहीं देखने को मिलेंगे। जरा आप भी देखिए। रेगिस्तान में हरियाली यदि कहीं देखने को मिल सकती है तो वो है जोधपुर। यहाँ मेहरानगढ़ किले की तलहटी में पत्थरों के बीच पेड़ों ने ऐसी जड़ें बिछाई है कि रेगिस्तान में हरियाली नजर आने लगी है। यहाँ प्राकृतिक दृश्यों को सहेजने और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए राव जोधा पार्क की स्थापना 2005 में की गई थी, जिसे साल 2015 में एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेहरानगढ़ ट्रस्ट की ओर से संचालित यह पार्क देशी विदेशी सैलानियों को काफी पसंद आ रहा है। यहाँ लगाई गई वनस्पति, प्राकृतिक जल स्रोत अपनी अनोखी छटा बिखेर रहे हैं। इंसान चाहे तो पत्थरों में भी जान डाल देता है, और ये जो नायाब काम करके दिखाया है वो दिखाया जोधपुर के पूर्व महाराजा गज सिंह जी और उनकी पूरी टीम ने। जिस तरीके से जल जागृति फाउंडेशन के माध्यम से जल का संरक्षण और उसके पौधों का संरक्षण, क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे पौधे जिनको न पानी की जरूरत है न खाद की, मगर ऐसे पनपते हैं और खूबसूरत प्लांट बन जाते हैं। जी हाँ, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर अगर बात करें तो इस वक्त जोधपुर के किले के ठीक नीचे राव जोधा पार्क जिस तरीके से विकसित किया गया है 2005 से लगातार देशी सैलानी हैं, विदेशी सैलानी हैं, इसको खूब निहारते हैं। विदेशों से और देश के अलग अलग इलाकों से शोधार्थी यहाँ पर आते हैं और यहाँ से सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। जिस तरीके से पूर्व महाराजा गज सिंह और उनकी पूरी टीम इसको लगातार संरक्षित करती है, उसी का नतीजा है कि लोग यहाँ से सीख लेते हैं। इस वक्त जो डेंजिबल ब्रिट्टो हमारे साथ हैं, जो इसका पूरा देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ये क्या पार्क है? पत्थरों के बीच में से आप पौधे कैसे उगा लेते हैं, वो बिना खाद और बिना पानी के? तो बेसिकली हम लोग वही प्रजाति के प्लांट्स यहाँ लेके आते हैं जो यहाँ के ओरिजिनल लोकल स्पीशीज है, जो थार डेजर्ट के पथरीले इलाकों में ग्रो करने के लिए बने हैं और इतने सालों में इवॉल्व हुए। तो हम लोग जो मिट्टी के अंदर, बालू मिट्टी के अंदर भी जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, उनको हम लेके नहीं आते। सिर्फ जो रॉक्स वाले प्लांट्स हैं उन्हीं को लाके, और यहाँ पे जो
पहले जो बाहर की लाइवी प्रजाति के प्लांट्स हुआ करते थे, जिसमें एक बावलिया हुआ करता था, उसको हटा के उसी की जगह में सॉइल डाल के और इन पौधों को ग्रो करते हैं। पर उसके अलावा हमारे पास जैसे थार डेजर्ट एक बहुत ही बड़ा एरिया है और काफ़ी वैरायटी के यहाँ पे सॉइल्स मिलते हैं, कई तरह के पत्थर और कई तरह की मिनरल्स, मिट्टी वगैरह मिलती है। तो हर एक का नेचर अलग अलग होता है, हर एक के अंदर प्लांट्स जो ग्रो करते हैं उनका वो उसके ग्रो करने की जो कैपेसिटी होती है वो उनकी अलग होती है। तो हम लोग रॉक्स में ग्रो करते हैं कि देशी विदेशी सैलानी आते हैं, स्थानीय लोग आते हैं, इसके एक्सपर्ट्स आते हैं, वो खूब रिसर्च करते हैं, तो उसका किस तरह से प्रकृति संरक्षण में फायदा मिलता होगा? तो सबसे अच्छा फ़ायदा तो यही है कि वो लोग यहाँ से कुछ मैसेज लेके जाते हैं और वो जैसे एक बहुत ही मैं ऐसे गलत तो नहीं कहना चाहूँगा प्लांटेशन को, पर कई जगह लोग गलत प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं जो उस एरिया के नहीं होते। तो हो सकता है यहाँ से उनको ये चीज़ सीखने को मिली कि हमको जो प्लांट्स ग्रो करने हैं वो हमारे यहाँ के आप जो जिस एरिया में जो जा रहे हैं उसी एरिया के प्लांट्स को फाइंड आउट करके उसी को वहाँ पे ग्रो करें। इन पौधों को देखकर कितना सुंदर लगता है। देखिए कि कहते हैं कि जो कांटे अपने पास नहीं रखिएगा तो फिर आप क्या जिंदगी जिएगा, लेकिन ये कांटे देखिए, राजस्थान की मरुस्थल में इसको भले ठोर कहा जाता हो, लेकिन कहते हैं कि कांटे पास होंगे तब फूलों की रक्षा की जा सकती है। और जिस तरीके की पौधे हैं, जिस तरह से इनको विकसित किया जा रहा है, यहाँ से खूब सारे प्लांट्स निकलते हैं, प्लांट लोग गिफ्ट में भी देते हैं, संरक्षित भी करते हैं। और जिस तरह ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब विश्व प्रकृति संरक्षण पर हम बातचीत करते हैं, कहते हैं कि एक पौधा लगाने का मतलब होता है बहुत बड़ा जो लोगों को सहयोग देने जैसी बात होती है। पौधा लगाने का संकल्प लेने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि कौन सा पौधा कहाँ पनपता है, उसी चीज को बताने की जो कोशिश है राव जोधा पार्क में की जाती है। टीम भावना से जिस तरीके से इसको विकसित किया जा रहा है, इतना शांत वातावरण, शहर की कोलाहल से बिल्कुल दूर, जिस तरीके से अपनी ओर खींचता नजर आता है। देशी विदेशी सैलानी यहाँ घंटों बिताते हैं। यहाँ गूगल, कुंभट, गंगेड़ी, वज्रदंती, अश्वगंधा, बेर, शंखपुष्पी, गुंदा, गोखरू, खीप समेत कई तरह की वनस्पतियां लगाई गई है, जिसकी खासियत ये है कि इन्हें ना तो खाद्य की जरूरत है और ना ही ज्यादा पानी की। 70 हेक्टेयर में फैले इस पार्क में रानीसर, पद्मसर और जसवंत धड़ा के नीचे कई प्राकृतिक झीलें मौजूद है। साथ ही इसमें लोटस पॉन्ड व सिंगोड़िया पहाड़ी सैलानियों को काफी आकर्षित करती है। तो इस पार्क में माइग्रेटरी बर्ड समेत करीब 164 तरह की प्रजातियां इस पार्क को नायाब बनाती है। वो दिन पहले थे जब सिर्फ राजस्थान मरुधरा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब बारिश के बाद जरा देखिए हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। इसलिए हम बात कर रहे हैं हरियाली मरुधरा की, कल, आज और कल ये हरियाली ही रहे यहाँ पर भी, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।